This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतर अहमद। नाज़रीन, आज हमारा गुफ्तगू का मौजू बड़ा हाई टेक है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास इस शोबे के बड़े माहिर तरीन फ़र्द मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन पाकिस्तान। ये इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि हर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और इवन के इकनॉमिक्स इक़्तिसादियात के पढ़ने वाले लोगों के पास भी इसकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। बेसिक चीज़ें तो हर कोई जानता है लेकिन इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हमारे पास आज इसकी एक्सपर्टीज़ रखने वाले साहब जो मौजूद हैं, आपसे इनका तारुफ़ करा दें। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद लुक़मान साहब। मोहम्मद लुक़मान साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद इस प्रोग्राम में और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तो प्रोग्राम में आज आप हैं, हमारे पास टाइम है लेकिन सवालात इतने हैं कि मैं समझता हूँ कि फिर भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आपसे करना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मुझ जैसे कम इल्म आदमी को ये नॉलेज रखना चाहूँगा मैं ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है कि इसके क्या अगराज़ व मक़ासद थे जिसकी वजह से इसकी बनने की ज़रूरत महसूस हुई, कि क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई और आपके ऑर्गेनाइजेशन के वजूद की ज़रूरत कहाँ महसूस हुई? ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल क्लियरिंग कंपनी की जो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई वो इसलिए हुई कि इससे पहले जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होती थी वो मैनुअल बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंजेस अपनी क्लियरिंग खुद करते थे जी। नेशनल क्लियरिंग जो काम करती है वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होती थी वो हमने 2004 से स्टार्ट किया और उसकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हमने ऑटोमेटेड तरीके से स्टॉक एक्सचेंजेस से ट्रेड फीड लेते हुए बैंक्स और सिक्योरिटीज़ की सेटलमेंट का काम शुरू किया। रिसेंटली मई 2016 से हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था टू बिकम द सेंट्रल काउंटर पार्टी वो हम बन गए हैं और अब हम कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको नोवेट भी करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि टेक्निकल कंपनी है, टेक्निकल टर्म्स हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा आसान ज़बान में समझाना चाहूँगा कि इनोवेशन से ये मुराद है कि जो भी मार्केट में सेलर्स होते हैं उनके लिए हमारी कंपनी बायर बन जाती है और जो बायर्स होते हैं उनके लिए हमारी कंपनी सेलर्स बन जाती है। सो हम एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी बन जाते हैं और अपने रेगुलेशंस की जो के लिहाज से उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इंश्योर करते हैं कि वो सेटल हो। अच्छा, क्यों आप लुक़मान साहब समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है? अब हाल ही में तो हमने सुना है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के स्टॉक की मर्जिंग हो गई है। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी कराची में मौजूद है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। तो ये इदारे क्या ये काम नहीं कर रहे थे? देखिए, 3 इदारे जिनका आपने नाम लिया और हमारी जो कंपनी है नेशनल क्लियरिंग कंपनी, चारों के मुख्तलिफ रोल्स हैं। अच्छा, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे ट्रेड होती हैं। जैसे पहले 3 स्टॉक एक्सचेंजेस थी, अब 1 हो गई, तो वहाँ पे जो स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, सौदा होता है जी। वो सौदे जो है वो हमारी कंपनी के पास आ जाते हैं और हमारी कंपनी उनकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करती है। और उस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट से मतलब ये होता है कि जिनकी बाई होती है उनको ज़ाहिर पेमेंट करनी होती है, जिनकी सेल होती है उनको हम पेमेंट कर देते हैं और जिनकी बाई होती है उनके शेयर्स को हम सीडीसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सीडीसी जो है वो एक डिपॉजिटरी का रोल अदा कर रही है। इसी तरह जो एसईसीपी है वो ऑब्वियसली रेगुलेटर का काम करता है। तो चारों जो इदारे हैं उनके डिफरेंट रोल्स हैं और वो अपने अपने रोल्स के हिसाब से काम करते हैं। और जैसे कि आपने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी, तो इंटरनेशनली भी ये चारों इदारे होते हैं। कैपिटल मार्केट का जो फॉर्मेशन होता है वो इन चारों इदारों से मिल के ही कंप्लीट होता है। अच्छा, तो आपकी कंपनी का वजूद जुलाई 2001 में क़याम अमल में आया आपका? बिल्कुल ठीक। इससे पहले किस तरह मैनेज होती थी? इससे पहले जो ये क्लियरिंग का काम है वो ऑब्वियसली जो स्टॉक एक्सचेंजेस के अपने क्लियरिंग डिपार्टमेंट होते थे और वो जो पुराना स्टाइल था
मैनुअल तरीके से उसकी सेटलमेंट्स करते थे शेयर्स की, और उस वक्त शेयर्स भी आपको याद होगा कि फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे। उसके बाद पे सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का वजूद आया और उसकी वजह से जो शेयर्स थे वो फिजिकल से डीमैट फॉर्म में तब्दील हो गए, और उसके बाद NCCPL का जब से स्टार्ट हुआ तो वो जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट थी वो सारी ऑटोमेट हो गई। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स का भी कोई रोल प्ले होता है इसमें? देखें, ये कैपिटल गेन टैक्स हो गया या मुख्तलिफ हमने वैल्यू एडेड सर्विसेज को वक्तन फ़वक्तन स्टार्ट करते चले गए, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनको आसानियाँ फराहम की जाएँ। तो जब CGT रिजीम स्टॉक एक्सचेंज में आया 2011 में, और उस वक्त ज़ाहिर है उससे पहले हमारी मार्केट्स में, हमारे मुल्क में कैपिटल गेन टैक्स स्टॉक एक्सचेंजेस या शेयर्स पे नहीं होता था। तो चूँकि कैपिटल गेन टैक्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और उसको एक रिटेल इन्वेस्टर तो क्या, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी उसका रिकॉर्ड रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उसकी वजह से मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट आ गया था, और मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो रिलक्टेंट थे काम करने के बारे में, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये सारी कैलकुलेशंस उनके बस में नहीं है, और अगर वो किसी तरीके से कैलकुलेशन कर भी लेते हैं तो फिर जो इंटरेक्शन होगा FBR से, और उनको जो जिस तरह से वो रिटर्न्स फाइल करने का प्रोसेस था वो बहुत कंपल्सम था। तो फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने इसको पैट्रनेज किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की FBR के साथ मिल के जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, और एक सिस्टम बेस्ड CGT कैलकुलेशन के लिए सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम की वजह से आज इस तरह से वो जो सारा कैलकुलेशन का काम था वो हमारी कंपनी कर रही है, और उसकी वजह से जो ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन या ईज़ ऑफ टैक्स कैलकुलेशन आई, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी रिलीफ फील करता है। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं कुछ रोज़ पहले ही एक गैदरिंग में था जहाँ पे उनको ये नहीं पता था कि मैं नेशनल क्लियरिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उन्होंने CGT की काफ़ी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो है हमें इतनी आसानी हो गई है कि जो भी कैलकुलेशन है या जो भी टैक्स है वो हमारा ऑन द स्पॉट हो जाता है और हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इससे एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट निकल के आती है वो ये आती है कि जो पाकिस्तानी शहरी है, जो आम शहरी है, और वो जो पाकिस्तानी शहरी थे वो नॉन रेजिडेंट रहे थे, उन्होंने सऊदीया में भी जॉब की हुई थी और अमेरिका में भी थे, और उनकी फैमिली भी US में थी, तो वो जेन्युइन एजुकेटेड मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका कहना ये था कि हमें टैक्स देने में कोई एतराज़ नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसकी हैसल्स को ख़त्म कर दिया जाए और तरीके से प्रॉपर तरीके से टैक्स की कलेक्शन हो जाए। तो आई थिंक ये एक वो एरिया है कि जो कि हमें जिससे लेसन लर्न करना चाहिए, और अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से अपनी टोटल इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट कर लें तो जो हमारा रेवेन्यू का इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, टैक्स की कलेक्शन भी प्रॉपर हो जाएगी। और मैं इसमें मज़ीद ये भी कहना चाहूँगा कि FBR रिसेंटली काफ़ी काम इन चीज़ों पे कर रहा है, और वो इस चीज़ को दूसरे सेक्टर्स में भी लेके आ रहा है, और काफ़ी जो मशहूर एक आपके टैक्स लॉयर हैं या टैक्स को या इकोनॉमिस्ट हैं अशफाक तोला साहब, जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो हमारी मार्केट का टोटल टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए वो 6,000 बिलियन की है, जबकि राइट नाउ हम उसकी हाफ या 55% कलेक्शन यहीं पर मैं एक आपसे सवाल इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि टैक्स रेट बढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, और टैक्स पाकिस्तानी कौम देना चाहती है प्रोवाइडेड के वो हैसल फ्री हो और उसमें सारे इश्यूज को एड्रेस किया तो जाए। आप ये जो बात बता रहे हैं तो इससे तो टैक्स नेट बढ़ाने में तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल होगी। जी बिल्कुल, जैसे ये कैपिटल मार्केट है, मैं समझता हूँ ये सबसे डॉक्यूमेंटेड मार्केट है पाकिस्तान की, और इसमें तो जो इन्वेस्टर पहली दफ़ा आता है उसको एक रजिस्ट्रेशन करनी होती है। वो रजिस्ट्रेशन का काम भी हमारी कंपनी ही करती है, जिसको हम UIN कहते हैं, और वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको दे दिया जाता है। उसके बाद जो भी वो ट्रेड इस मार्केट में करता है वो सालों साल तक उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और उसकी सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रही होती हैं, और उसका टैक्स भी जो बनता है, जो गेन आता है उस पर टैक्स कटता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, दिस इज़ अ टैक्स ऑन द इनकम। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम लेके आते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट मार्केट्स में, जैसे कि अब सुनने में आ रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, रियल इस्टेट सेक्टर को जो है वो टैक्स नेट में आना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ भी हैं, वहाँ वैल्यूएशंस के भी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो आपकी इकॉनमी है वो डिस्टर्ब होती है।
तो उसके लिए भी अगर हम कोई बहुत अच्छा सा सिस्टम बना लें जिसमें कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएं, तो उससे भी काफ़ी पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। चलें, अल्लाह करे ऐसे ही हो आगे। लुकमान साहब, ज़रा मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में जो इम्पेक्ट डालने वाली चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुख्तलिफ पॉजिटिव फ़ैसले, पॉजिटिव नताइज, पॉजिटिव ख़बरें जो हैं आपकी मार्केट को इम्पेक्ट देती हैं, नेगेटिव भी डालती हैं इसी तरह से। तो अभी हाल ही में वो रेटिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनले ने पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट्स का स्टेटस दिया है, तो इससे आपको पॉजिटिव फ़र्क पड़ सकता है? जी, पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट को उससे फॉर श्योर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और आना है, क्योंकि देखें ये वो इंडेसेस हैं जिसको देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रंटियर मार्केट में पहले हम थे और 2008 से पहले हम इमर्जिंग मार्केट में ही थे, हमें वहाँ से डिमोट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और अब दोबारा से हम ग्रेजुएट करके इमर्जिंग मार्केट में आ गए। तो जो इमर्जिंग मार्केट को फंड्स ट्रैक कर रहे होते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंटियर मार्केट। ऑल्दो हमारी परसेंटेज उस फंड में इस वक्त काफ़ी कम है, मगर स्टिल जो एब्सोल्यूट टर्म में अमाउंट है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो वो जैसे जैसे उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी वो मार्केट के लिए उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन इवेंट जो होते हैं वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं। दुनिया जो है वो डायनामिक है और स्टॉक एक्सचेंजेस पे और कैपिटल मार्केट पे आजकल इतना इम्पैक्ट आ रहा होता है कि कोई भी चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ज़ाहिर है उसके लिए आप कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते। जैसे आज ही का वाक़या है, ब्रेक्सिट का जो अभी रेफरेंडम का रिजल्ट आया है जिसमें ब्रिटेन ने एग्जिट पे वोट किया है या हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली पूरी दुनिया की मार्केट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है और जाहिर है पाकिस्तान भी उसी दुनिया का पार्ट है, तो उस पे भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा लुकमान साहब, अब आजकल तो ये बिज़नेस इतना ऑटोमेटेड हो गया है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब तो नागज़ीर हो गया है, तो अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से इस बिज़नेस के प्रमोशन में? जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के पास एक बड़ी लिक्विडिटी अवेलेबल है और उनकी रेमिटेंसेस भी आती उसको हैं मोबिलाइज और उसमें जाहिर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त तक उनका मेन फोकस मैं कहूँगा, कुछ लोग इंडिविजुअल लेवल पे तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मगर मेन फोकस कैपिटल मार्केट नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स हैं उनका जो फोकस होता है वो रियल एस्टेट की तरफ होता है या वो अपनी ज़रूरियात के लिए रेमिटेंसेस करते हैं। तो अगर हम उनको ये कॉन्फिडेंस दे दें कि ये मार्केट जो है ये भी एक बहुत इस मार्केट के रिटर्न्स भी बहुत बेहतर हैं और ये एक मार्केट है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स की जाए और इसके जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, ट्रांसपेरेंसीज़ हैं, वो सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से इन प्लेस हैं, जिसके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लास्ट 2 सालों में जिस तरह से मार्केट में काम हुआ है और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने जिस तरह से नए रेगुलेशंस लेके आए हैं उसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट में ट्रांसपेरेंसी ऐड हो रही है। बट जो हमारे ब्रोकरेज इंडस्ट्री का साइज़ है वो भी अभी काफ़ी छोटा है, तो उसमें इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को जाके और स्पेशली जो नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानीज़ हैं उनको जाके अट्रैक्ट कर सकें और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। डेफिनेटली इसमें कुछ काम हो रहा है मगर अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम और करने की ज़रूरत है। क्या आप इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते? जब पाकिस्तान के सफारत खानों में कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज़ आबाद हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के सफारत खानों में कमर्शियल अटैचीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, वो जाके उस इलाके के मखसूस जिस इलाके में वो बेस करते हैं वहाँ इसकी अगर हम वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करें या रोड शोज़ करें? देखें, लास्ट 1 साल में मेरी नॉलेज में है 3 से 4 इस तरह के रोड शोज़ हुए थे और एक रोड शो में मैं भी पार्ट था यूके में, लंदन में जो हुआ था, और उसमें जो आपने जैसे जिक्र किया कमर्शियल अटैची और जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं उन्होंने पर्सनली पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इनविटेशंस भी दिए थे और इवन एम्बेसी में उन्होंने बाकायदा डिनर्स भी दिए थे और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर हमने ये काम बहुत लेट स्टार्ट किया है, हमने ये काम अब स्टार्ट किया है लास्ट 1-2 सालों से, जबकि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उन्होंने ये काम पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। सो अगर हम इस काम को कंसिस्टेंटली करेंगे
तो बिल्कुल इसकी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इसके थ्रू फ़ायदा होगा, और जो नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानीज़ हैं अगर उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि मार्केट में अच्छे रिटर्न्स हैं जी, लेकिन मार्केट में ज़ाहिर है एक पिक्यूलियर मार्केट है, इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीक़ेकार होना चाहिए, और उसी के साथ साथ मार्केट में उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और जिस पे बहुत सारा काम हुआ है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि चीज़ें आगे यहाँ से जहाँ पे हम हैं उससे इम्प्रूव होंगी। सर ये तो इतना टेक्निकल फाइनेंशियल इशू है आपकी कंपनी, लेकिन इस जितना टेक्निकल इशू फाइनेंस का है, इतना ही मैं समझता हूँ कि टेक्निकल इशू आपकी कंपनी की मार्केटिंग भी है कि ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इनका कैपिटलाइज करना, इनके कैपिटल को मोबिलाइज करना, इसलिए कि ये तो सिर्फ यहाँ पर मकान ख़रीदने के लिए भेजते हैं और डेली एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए, ज़रूरियात के लिए भेजते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भेजें और इसका गेन किया हुआ यहाँ पर रेमिटेंस, उनकी रेमिटेंस हो आपकी तरफ और उनका कैपिटल गेन करते रहें, और गेन कैपिटल जो है उनके फैमिली को यहाँ पे होम रेमिटेंस भेजते रहें। तो इस तरह से होम रेमिटेंस में कितना इजाफा हो सकता है हमारे? देखें, जैसे कि दुनिया चेंज हो रही है। पहले हमारे जो पाकिस्तानीज़ थे, मैं पर्सनली बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो अब वहाँ पे रह रहे हैं, पहले उनका ये व्यू होता था कि जो ज़रूरत की अमाउंट है वही पाकिस्तान भेजी जाए जी, और बाकी सारी अमाउंट को वो वहीं रखना बेहतर समझते थे जी। लेकिन ये ट्रेंड पिछले चंद सालों से तब्दील हुआ है, और अच्छी। उसी वजह से आपकी रियल एस्टेट मार्केट में इतनी बेहतरी आई है, इवन कैपिटल मार्केट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन जनरली चूंकि ये बड़ा यूनिक टाइप का एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है, इसमें हर आदमी की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और हर आदमी की वो एक इंटरेस्ट भी नहीं है। ये तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि हर एक की एक्सपर्टीज नहीं है नहीं है। बट इसमें भी देखें, जो काम के हवाले से आपने बात की, काम इस सिलसिले में हो रहा है, और जो मेन इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि फ्रंट पे हैं, वो एक तो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हजरात हैं, और फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। तो इसके बारे में एक व्यू ये भी है कि जैसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैपिटल मार्केट की, उसको जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू करनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जहाँ पे इसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद होती है। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मैं ये भी समझता हूँ कि एक तरीक़ेकार ये भी होना चाहिए कि वन फाइन मॉर्निंग आप ये सोच के सारी अमाउंट अपनी इन्वेस्ट ना कर दें कि इस मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है, जैसा कि हम रियल एस्टेट में करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मंथली, क्वार्टरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करें, ताकि जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हैं वो उसका इम्पैक्ट आपको मिनिमाइज है। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट थ्योरी का आपने गालिबन रेफर किया है कि सारा इन्वेस्टमेंट एक तरह न डाल दें, राइट। अच्छा, अब ये सिर्फ मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज नहीं कल नहीं परसों इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स इन रीजन, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश? देखिए, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है उस पर तो कोई डिबेट नहीं है, कोई डिबेट नहीं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसके पास अल्लाह ताला ने हर तरह की रिसोर्स दी है। हमारा जो HR है वो दुनिया में हर जगह जाके कामयाब है, और बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे मुल्क के हैं, बेहतरीन इंजीनियर्स हमारे मुल्क के हैं, बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं और वो टॉप लेवल पे हैं। सो इस पे तो कोई डिबेट नहीं है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है। HR पोटेंशियल भी है और अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज भी है, सिर्फ हमें उन चीज़ों को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और हम उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते रहते हैं, और जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ जो इश्यूज़ हैं जिन पे इस प्रोग्राम के अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स में डिबेट होती रहती है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन गवर्नेंस है या करप्शन है या इस तरह के जो दूसरे मेरिट्स के इश्यूज़ हैं, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करते हैं तो इसमें मैं आई एम अ फर्म बिलीवर दैट पाकिस्तान विल गो अ लॉन्ग वे, और हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप मौजूदा स्टैंडर्ड जो हमने इस मार्केट में हासिल किया है अभी तक, उससे मुतमईन हैं आप? जी देखें, लास्ट 3 सालों में मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और जैसा कि मैंने बताया कि हमने रेगुलेशंस पे भी, सिस्टम्स पे भी, ट्रांसपेरेंसीज पे भी बहुत काम हुआ है इन द गाइडेंस ऑफ द अंडर द गाइडेंस ऑफ द SECP, और सारे जो इदारे हैं, CDC, नेशनल क्लियरिंग, स्टॉक एक्सचेंज, सब के लेवल पे काफ़ी काम हुआ है। मज़ीद भी इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम हो रहा है, और अगर उन पे इसी तरह से काम होता रहा तो काफ़ी होप की जा सकती है कि मार्केट में जो है वो नए इन्वेस्टर्स भी आएँ और मार्केट में वॉल्यूम्स भी आएँ और मार्केट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव करे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहता चलूँ कि जो हमारी मार्केट की जो डेप्थ है वो बहुत कम है,
और मार्केट की जो डेप्थ बनती है वो दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं और एक नंबर ऑफ इशूअर्स होते हैं। लास्ट चंद सालों में हमारे पास जो है ना तो बहुत ज़्यादा इशूअर्स आए हैं, ऑल्दो कुछ नए इशूअर्स जरूर आए हैं, कुछ चले भी गए, कुछ आए भी हैं। तो ये एक वो एरिया है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट के पास CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर तो वो इन CPEC के प्रोजेक्ट्स को इस कैपिटल मार्केट के थ्रू लेके आएँ, डेट जो रेज करना है वो कैपिटल मार्केट के थ्रू करें, इक्विटी की रेजिंग इस मार्केट के थ्रू हो, और जाहिर है इन्वेस्टर्स पे जैसे हमने कहा कि हम काम करें और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें, क्योंकि जो इस मार्केट का रिटर्न रहा है लास्ट 20-25 ईयर्स में वो हाईएस्ट रिटर्न रहा है। 16 to 18 और 19% इन डॉलर टर्म्स रिटर्न्स रहे हैं ऑन एन एवरेज। सो रिटर्न्स आर फिनोमिनल। द ओनली इशू इज़ टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स ने कुछ एरर्स की हैं, कुछ गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की हैं, या उनको गलत तरीके से गाइड किया गया है, उन सारी चीज़ों की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स शाई हो गया है। और अब इस पे बहुत काम हो रहा है। SECP ने अगेन इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए पूरा एक फोरम बनाया हुआ है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी साथ है, हम भी साथ हैं, CDC भी साथ है। तो वो चीज़ें डेफिनेटली पे ऑफ करेंगी। सर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज़ आपकी क्या हैं, और वो प्री सेटलमेंट डिलीवरी के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल रॉ हूं इस बारे में, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वो फंक्शन है जिसके थ्रू अगर एक शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट में बायर है उसको वो शेयर्स मिल जाए और जो सेलर है वो उसको एक अमाउंट मिल जाए, बिल्कुल लेमन तो ये तो खरीदार और बायर को एक जगह मिलाना नहीं, जो मिलाने का काम है वो तो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेड फीड्स जो हैं, वो फीड्स जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमें आ जाती हैं एज अ क्लियरिंग कंपनी। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम उसकी सेटलमेंट बनाते हैं, और हमारा जो सेटलमेंट का मैकेनिज्म है वो मेंबर लेवल पे होता है, और हमारे दो तरह के मेंबर्स होते हैं, क्लियरिंग मेंबर्स जिसे हम कहते हैं। एक तो वो ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर होते हैं और दूसरे नॉन ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। तो हम वो सेटलमेंट उनके साथ कर लेते हैं, और फिर जो ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं जब उनके साथ सेटलमेंट हो जाती है तो अब जो सेटलमेंट सिक्योरिटीज की है वो क्लाइंट लेवल पे है। तो जिन क्लाइंट्स के उनके पास सब अकाउंट्स होते हैं जिन्होंने परचेज की होती है सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज हम उनके अकाउंट में डायरेक्टली डिलीवर कर देते हैं। इसी तरह जो पैसे होते हैं, जो सेलर्स ऑफ द सिक्योरिटीज होते हैं, वो हम उस मेंबर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और वो मेंबर वहाँ से फिर जो है वो अमाउंट जो है वो इन्वेस्टर्स को दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हम मुनक़ता कर रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस में दोबारा खुश आमदीद। हम अपनी इस गुफ्तगू का सिलसिला जनाब मोहम्मद लुकमान साहब से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे सिलसिला मुनक़ता हुआ था। लुकमान साहब, आपकी बातचीत में इतनी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और इतनी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि अब सवालात, जितना वक्त बढ़ता जा रहा है और सवालात बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक हमने सुना है एज ए रॉ कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इससे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मुल्क के बारे में जो इमेज, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिज़नेस पर। तो अब जैसे हाल ही में, अब हमारा ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, लेकिन जो हम सुन रहे हैं, पनामा लीक्स आजकल टॉपिक, हर चैनल का टॉपिक है, हर एक का टॉपिक है। पनामा लीक्स के अलावा कि ये अमजद फरीद साबरी का एक टारगेट किलिंग हो गई, चीफ जस्टिस के बेटे का किडनैपिंग हो गई, तो एक किस्म का फियर सा पैदा हो गया। तो ये इन्वेस्टर्स को भी होता होगा यकीनन। जी देखें, कैपिटल मार्केट जो होती है वो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, और जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे उनका एक व्यू होता है, और वो व्यू मीडियम टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, और शॉर्ट टर्म भी होता है। तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उससे उनके व्यू पे डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जी। और जब नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो मार्केट भी नेगेटिवली परफॉर्म करती है। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब सिंपल यही है कि यस, जो भी वाक़यात होते हैं चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उसका कैपिटल मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। इसी सवाल में आप और ऐड कर लीजिए कि एक अच्छा ये हुआ कि पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट में आ गया, एक बुरा ये हुआ कि ये पनामा लीक्स की वजह से ये, तो दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं।
तो आप तो देखिए, जब पनामा लीक का हाइप था तो मार्केट्स ने नेगेटिवली परफॉर्म किया था जी। जब आपकी मार्केट को इमर्जिंग मार्केट में क्लासिफाई कर दिया तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया। तो दोनों का इम्पैक्ट आता है, डेफिनेटली दोनों का इम्पैक्ट आता है। किस तरह टैकल करते हैं इसे आप? इसमें देखें, जो हमारा एज अ कंपनी रोल है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा रोल ये है कि जो भी ट्रेड्स होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में उसको इंश्योर किया जाए कि वो सेटल हो, और उसकी जो इंश्योरिटी के लिए हम मैकेनिज्म करते हैं या हम रिस्क मैनेज करते हैं, उसका एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है जो कि बेस करता है मार्जिनिंग सिस्टम पे। और मार्जिन्स के डिफरेंट मॉडल्स भी होते हैं, हम उसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स भी यूज़ करते हैं, हम उसमें डिफरेंट टाइप के मार्जिन्स भी यूज़ करते हैं जिसमें कि सिक्योरिटीज़ मार्जिनिंग भी है, बैंक गारंटीज़ भी हैं, कैश भी है, डिफरेंट पूरा एक सिस्टम है। तो जो सेटलमेंट है उसको तो उनसे उस तरीके से इंश्योर किया जाता है। जहाँ तक इन्वेस्टर को मैनेज करने की बात है तो वो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उसको यही चाहिए कि वो स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करता जाए ताकि उसको अच्छे इवेंट्स का भी बेनिफिट मिले और बुरे इवेंट्स में उसकी जो है वो एक तरह से रैशनलाइज भी हो जाए चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं कि एक हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये अमूमन सुनते चले आए कि चंद मखसूस तबके की इजारादारी है और वही मार्केट को ड्राइव करते हैं, तो इसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि एक आम मुझ जैसे रॉ आदमी को जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता चले और मैं भी अपना पैसा इसमें लगा? देखिए, जैसे मैंने इसके बारे में भी बताया कि वो एक तो या तो वो डायरेक्ट मार्केट में आ रहा है, तो पहले आप तो माशाल्लाह एजुकेटेड इन्वेस्टर हैं, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो वाइफ से, लेकिन सर मेरी एजुकेशन इस साइड पर नहीं है, मगर फिर भी एक आप चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो आप उस चीज़ को स्टडी करें, उसको देखें कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। नॉर्मली जो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो दूसरों से सुन के कि ये चीज़ उसने की तो मैं भी ये कर लूँ, देख के जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वो एक प्रॉब्लम आता है। और अगर इसके बावजूद आप समझते हैं कि आपकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो अब जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मौजूद है मार्केट में, जहाँ पे उन्होंने एक्सपर्ट्स रखे हुए होते हैं जिनकी इस डोमेन में एक्सपर्टीज़ होती है, नॉलेज होती है, उनकी कमिटीज़ होती हैं, तो उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स की जाए। अच्छा, म्यूचुअल फंड के ज़रिए। अच्छा, अब आप ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, तो इतने नेगेटिव भी बात कर ली हमने, पॉजिटिव भी बात कर ली, तो आपका इस शोबे की में एक बड़े अहम ओहदे पर रहते हुए आपका क्या विजन है और क्या गोल है आपका? जी, हम मेरा और हमारे साथ जो दूसरे इस कैपिटल मार्केट को इदारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस कैपिटल मार्केट के, हम सब का ये व्यू है और ये एम्बिशन है कि जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बहुत कम हैं, 2.5 लाख इन्वेस्टर्स इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में हैं, इसको बढ़ाया जाए और ये कम से कम इतने हो जाएं जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हैं, एटलीस्ट मिलियन तक इसको लेके जाया जाए। सर, और नेबरिंग कंट्री से आप क्यों मुकाबला करना चाहते हैं? आपकी तो पॉपुलेशन 200 नहीं, मैं मिलियन, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बांग्लादेश की भी बात कर रहा हूँ। इवन बांग्लादेश में भी मिलियन प्लस। आप प्रोपोर्शन देखें ना पॉपुलेशन का। हाँ, लेकिन बांग्लादेश तो हमारे बराबर ही है, तो हम तो बांग्लादेश के से भी इस वक्त नंबर में काफ़ी पीछे, जबकि उनकी मार्केट भी हमसे छोटी है, उनका मार्केट कैप भी हमसे कम है। सो यहाँ पे हमारी ख्वाहिश है कि काम हो और हो भी रहा है कि नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। दूसरा ये कि जो मार्केट के बारे में एक परसेप्शन है जो कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए और उस इम्प्रेशन को चेंज किया जाए कि मार्केट जो है ये एक जेन्युइन इन्वेस्टर्स की मार्केट है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट है। और इसके बारे में जो एक व्यू है कि यहाँ पे सिर्फ जैसे आपने ही अभी कहा कि चंद लोगों की इजारादारी है, ऐसा अब किसी हद तक नहीं है। देखिए, जो भी मार्केट्स होती हैं उसमें बड़े लोग होते हैं और छोटे लोग भी होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात करते हैं तो वॉरेन बुफे अगर किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको लोग फॉलो करेंगे। तो वो चीज़ तो एक नॉर्म है, क्योंकि वो उस मार्केट के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, उस मार्केट के बड़े समझे जाते हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस नेगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलो, अच्छा लखमान साहब, ये तो है सारी लोकल मार्केट की बातचीत, और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया आपकी मार्केट है, दुनिया तक आपकी रसाई है, यानी जिसे कहते हैं ना कि दुनिया तक आपकी रसाई आपके जेब में मौजूद है। बिल्कुल ठीक तो है। अब इससे क्या फ़ायदा आप उठा रहे हैं? और ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि हम तो पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, हम पाकिस्तान में ब्रोकरेज की बात करें, एक एरा था कि अर्ली 90s में पाकिस्तान में इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी आए थे, तो इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा कि अब उनका क्या स्टेटस है और क्या लीगल स्टेटस है,
और क्या उनका होना अच्छा है या नहीं? देखिए आपके लिए जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरनेशनल ब्रोकरेज को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड वी हैव वन ऑफ द मोस्ट लीनियंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनेशनल ब्रोकर्स। तो हमारे पास बिल्कुल 90s में कुछ ब्रोकरेज हाउसेज आए थे और उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के साथ मिल के ब्रोकरेज में इन्वेस्टमेंट्स की थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब 98 के बाद सिचुएशन चेंज हुई तो वो एक एक करके वापस चले गए। बट खुशाइन बात यह है कि वो चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो गई है और मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक मिडल ईस्टर्न काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज है, उसने रिसेंटली कुछ स्टेक्स लिए हैं एक ब्रोकरेज में और आई एम होपफुल कि इसी तरह उनको फॉलो करते हुए दूसरे भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनका फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो आउटरीच होती है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो उसको उस इंफॉर्मेशन को पास करना आसान हो जाता है। अच्छा, बिजनेस जो भी कारोबार करता है उसको इतना पता है कि वो एक रिस्क ले रहा है, फ़ायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बिल्कुल नुकसान के लिए भी उसे तैयार होना चाहिए। तो कहाँ तक का ये स्टॉप लॉस का प्रोविज़न आप समझते हैं कि होना चाहिए? अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सपोर्टर्स का एक इंश्योरेंस की स्कीम नहीं निकाली है यहाँ पर कि एक्सपोर्ट का जो पैसा फंस जाता है एलसी खोलने के बाद उसका ये इंश्योरेंस निकाले। तो कोई इस तरह की चीज़ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए आपकी तरफ से कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, हमारा तो इसमें रोल नहीं है कि हम इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली किसी तरह से प्रोटेक्ट करें, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस तरह के फंड्स निकाले हैं जो कि इन्वेस्टर्स को कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स कहलाते हैं। और वो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए हैं कि जो समझते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं आना चाहिए, ऑल्दो प्रॉफिट चाहे उनका थोड़ा सा उस लेवल पे ना कम क्यों ना हो। तो वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक तरह से मिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और इक्विटी भी होती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं और अगर इन्वेस्टर्स थोड़ा सा स्टडी करें तो उन्हें अपनी जो रिस्क प्रोफाइल है उस हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, आपके बिजनेस में एक चीज़ होती है मार्जिन ट्रेडिंग, एक होती है ये लिवरेज मार्केट प्रोडक्ट्स, ये क्या चीज़ है? देखिए, जो मार्जिन ट्रेडिंग है वही लेवरेज मार्केट प्रोडक्ट्स में ही वो क्लासिफाई होती है। और मार्जिन ट्रेडिंग का आप बिल्कुल सिंपल इस तरह से समझ लें कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपए हैं और वो मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा बुलिश है और वो 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो जो फाइनेंसियर है वो अमाउंट उसको अवेलेबल कर देता है और उसका एक मैकेनिज़्म मार्केट में अवेलेबल है और वो 1 लाख के बेसिस पे 3 लाख या 4 लाख की इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर सकता है। इसी को मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। बट इसमें जो है दोनों साइड पे उसका ज़ाहिर है लॉस भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर उसने 4 लाख के शेयर्स लिए और वो 5% भी रिड्यूस हो गए तो उसको उस पूरे 4 लाख पे जो है वो 5% की हिट आएगी, ना कि सिर्फ 1 लाख पे। लेकिन वाइस वर्सा अगर उसने वो 5% से शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको वो प्रॉफिट या गेन भी पूरे 4 लाख पे आएगा। अच्छा, अब आ जाएं हम वापस बैनुल अक़वामी की तरफ कि जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया है, आपने भी बताया कि छोटे और बड़े कोई भी वाक़यात हों मुल्की सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर, उसका इम्पैक्ट इवन लोकल मार्केट पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। तो अब जैसे आज की और अभी की हम बात करें तो अभी सब के कान लगे हुए हैं यूरोपियन यूनियन से बरतानिया के निकलने या इसके रेफरेंडम पर। बिल्कुल। तो इसका लोकल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए जी, जो आज सुबह मार्केट में मुझे अपडेट थी, मार्केट काफ़ी नीचे खुली थी पाकिस्तान की भी, और जापानीज़ मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट डाउन थी, इंडियन भी मोर देन 1000 डाउन थी, इसी तरह सारी जो मार्केट्स हैं वो डाउन थी। तो इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा इसका इसी चीज़ की यूरोपियन यूनियन से निकलने की बात पर का बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से उनका व्यू बन गया है कि ब्रिटेन इज़ एग्जिटिंग फ्रॉम EU। सो उसका इम्पैक्ट भी तकरीबन आ रहे हैं नताइज। और अगर आपने जैसे अभी सुबह देखा हो, इवन पॉन्ड भी जो था वो मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो वो 12% 13% डी वैल्यू हो गया। येन जो था वो 6% से अप्रिशिएट हो गया था। तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अब आप ग्लोबल विलेज की जब बात करते हैं तो एक इवेंट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमिक साइकिल्स पे आता है। दुनिया की स्टॉक मार्केट में इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस में तहलका नहीं मचा हुआ? जी बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज
तो हमारी मार्केट्स तो ऑब्वियसली जल्दी खुल जाती हैं, और शाम के बाद जब स्पेसिफिकली यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट्स ओपन होंगी तो फिर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट फील होगा और वो पता चलेगा कि मार्केट किन डायरेक्शन। अभी तो वो सोकर उठेंगे तो पता चलेगा हमें जी बिल्कुल, हमारे दिन के सेकंड हाफ में। जी बिल्कुल। चला सर, अब ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये तो चीज़ें हो गई हैं जो कि बेसिक्स थी, अब आप मुझे बताइए और क्या फैसिलिटीज़ आपकी कंपनी या आपके जैसी कंपनीज ऑफ़र कर सकती हैं इन ऑर्डर टू अब्रेस्ट जनरल पब्लिक कि क्या पैसे को किस तरह से अपने जेबों से निकालें। देखिए, अगेन मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट एडवाइजरी का रोल हमारी कंपनी का नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एक मेजर गेम चेंजर है। और अगर आप टेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स दें तो उबर की जो अभी कंपनी आई है, द कंपनी विच डज नॉट ओन अ सिंगल कार is become the largest rent a car provider in the country, in the world in fact, और वो जो उसकी वैल्यूएशन है वो $60 बिलियन से भी ऊपर की आई है। इसी तरह अगर आप जो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े होटल रूम प्रोवाइडर्स हैं वो Airbnb या Booking.com या आपके Priceline.com, they do not own any hotel room in the world। तो अगर आप इसी चीज़ों को देखें तो हमारे पास भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम अपने, और हमारी जैसी कंपनीज़ हैं, हमारी जैसी कंपनीज़ का जो मेन फोटे है वो आईटी है, टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किसी तरह से कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स बना लें जिससे कि आउटरीच इंक्रीज़ हो जाए और इन्वेस्टर्स तक पहुंचना, इस मार्केट में इन्वेस्टर्स तक के मार्केट के इन्वेस्टर्स तक पहुंचना आसान हो जाए और उनको श्योरिटी हो जाए कि मार्केट में जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, तो दिस कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to increase the number of investors and to increase the size of the market। अच्छा, ऐसे इस सिलसिले में अगर मैं आपका पैरेलल रोल क्या हो सकता है, हमारे यहाँ जितने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा ज़रिया है ज़र मुबादला। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा है, इसलिए कि अब हमारी चूँकि एक्सपोर्ट्स डाउनवर्ड हैं अभी, तो और वैसे भी अदरवाइज़ भी जब बढ़ भी रही थी उस वक्त भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में नहीं है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा पैसा ज़्यादा जो बाहर जा रहा है वो तो जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, कि वो तो भला हो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भाइयों का जो हमें पैसा भेज रहे हैं। बिल्कुल, उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और मेजर रोल है हमारी इकोनॉमी। अच्छा, जो इतना आ रहा है जिससे हमारी इकोनॉमी को सहारा मिला हुआ है, लेकिन ये भी हम सुनते हैं कि जितना आ रहा है इससे ज़्यादा गैर कानूनी ज़राए से आ रहा है जो कि किसी अकाउंट फॉर नहीं हो रहा। तो उसको हम या आप किस तरीके से लीगलाइज कराने में इजाफा कर सकते हैं? देखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो कैपिटल मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान की वो तो एक हद तक पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, तो जो इस मार्केट में आ रहा है वो तो मोस्टली जो है वो जो लीगल ज़राए हैं उन्हीं के थ्रू आ रहा है, लेकिन यस वो नंबर बहुत छोटा है, तो वही एजुकेट करना होगा, उनको ये गाइडेंस देनी होगी, उनको समझाना होगा। से आता है मेजर पोर्शन वो जो आ रहा है उस पर मैं आ रहा हूँ, तो वो इस मार्केट में तो नॉर्मली जो आता है वो आपके थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहा है, बट जो आपकी रियल एस्टेट मार्केट है उसमें एक तो अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट उस मार्केट में जा रही है और वो उसी हवाले से आ रहा है जिस हवाले से आपने जिक्र किया। तो अगर हम वहाँ पे भी, जैसा कि हमने ये CGT रिजीम यहाँ पे फॉर्म किया था, इसी तरह का अगर कोई रिजीम वहाँ पे ले आए और वहाँ पे ऑब्वियसली जो उनके फोरम्स हैं, आबाद है या दूसरे जो उनके अपने इदारे हैं, वो कोई ऐसी चीज़ FBR के साथ मिल के बना लें और जिस पे काम भी हो रहा है जो मेरी नॉलेज में है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जब एक लीगल तरीके से पैसा आएगा और जिस तरह के फिनोमिनल रिटर्न्स हैं हमारी रियल एस्टेट मार्केट में और जिस तरह से हमारी मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है और जितने लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो रेमिटेंसेज हैं इस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। अच्छा सर, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा आता है जो सरप्लस में हो? बिल्कुल ठीक है। पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करें, फिर उसके बाद बचत करें और फिर बचत में इजाफा हो तो फिर वो पैसा आपके पास आता है। तो अगर हम अब निकल जाएं हम आपके सेक्टर से, इस शेल से हम बाहर निकल कर बात करते हैं, तो मौजूदा बजट जो पाकिस्तान का आया है ये कितना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है
और आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए कि जिससे इन्वेस्टमेंट इस तरफ ज़्यादा आए? देखिए, इस बजट में कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस तो दिए गए हैं। एग्रीकल्चर साइड पे कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं जिसका बेनिफिट आ सकता है इकोनॉमी में। टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़े से बेनिफिट्स दिए गए हैं जो कि एक्सपोर्ट के हवाले से ऑब्वियसली पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। बट कोई बहुत मेगा टाइप की जो इंसेंटिव्स होने चाहिए इंडस्ट्री साइड पे, वो ऐसे ऑफ़र नहीं किए गए जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो 200 मिलियन की पॉपुलेशन है और जो मेजर पॉपुलेशन है वो बिलो 20, 25 एंड 30 है। सो एक ह्यूज रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। इस एम्प्लॉयमेंट को हम पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और इस पॉपुलेशन को हम नेगेटिव, जो हमारे लिए नेगेटिव भी रोल प्ले कर सकती है कंट्री के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को एक थिंक टैंक बनाना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए कि जो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की वर्कफोर्स आ रही है, इसको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए। और इसमें दोनों एरियाज़ में काम होना चाहिए कि हमारी इस वर्कफोर्स को किस तरह से इंटरनेशनली प्लेस किया जाए ताकि जो हमारी रेमिटेंसेस हैं उसमें मज़ीद इजाफा किया जा सके और जो इंटरनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी किसी न किसी तरह से टैप किया जाए और इंडस्ट्रियल साइड पे काम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री साइड पे मैं देख रहा हूँ कि कोई भी मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिस लेवल के आने चाहिए थे वो नहीं आए। एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने तो एक्सपेंशंस में गए हैं या आपकी जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आई है या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है वो एनर्जी सेक्टर पर आई है। बट लोगों का ये ख्याल है कि जब एक दफ़ा एनर्जी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर दूसरी इंडस्ट्री पर आपकी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। बट कुछ जो सेक्टर हैं जैसा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है या लेदर सेक्टर्स है जिसमें हम बहुत आगे होते थे, लेकिन अब वो सेक्टर्स काफ़ी तेज़ी से डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उनको थोड़ा सा हम सर करें। अब मुख्तसरन मैं आपका एक जवाब चाहूँगा और मैं अगर इस टॉपिक पर बात ना करूँ तो मेरे देखने वाले कहेंगे कि इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैसे छोड़ दिया। क्या इम्पेक्ट आप देख रहे हैं और क्या फ़ायदा आपके सेक्टर को हो सकता है हमारे CPEC से? जी देखिए, CPEC का तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में। ओवरऑल इकोनॉमी पे अगर उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो ज़ाहिर है हमारी मार्केट्स पे भी आएगा। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जो अगर CPEC के प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उसकी इक्विटी के IPOs को और डेट मार्केट को हम कैपिटल मार्केट के थ्रू लेके आएँ तो जो हमारी दो साइड्स ऑफ द मार्केट हैं जो मार्केट्स को ग्रो करना है, एक तो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स और दूसरा जो है साइज़ ऑफ द कैपिटल मार्केट, दोनों पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और जो इस वक्त हमारी मार्केट का साइज़ है वो लगभग 70-75 बिलियन डॉलर्स का है और अगर हम CPEC को प्रॉपर तरीके से इस मार्केट के थ्रू लॉन्च करते हैं और हम $100 बिलियन का मार्क को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हमारी मार्केट के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इंशाल्लाह। लुकमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मालूमात में इजाफा हुआ और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वाले भी आपके इल्म से फैज़याब हुए होंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।